प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षक क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों। कई दिनों से हम क्लास यानी पिछले 2-3 दिन से क्लास रेगुलर नहीं ले पा रहे थे हेल्थ इश्यू टेस्ट की वजह से। आज से सारी क्लासें हम रेगुलर लेने का प्रयास करेंगे। और अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश है तो कई सारे बच्चे रेस्ट फरमा रहे होंगे, तो आराम फरमा, ये अच्छी बात है। लेकिन आराम के साथ साथ में लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपका जो चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों धीरे धीरे पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएगा, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम सारी जो चीजें हैं मैंने आसान भाषा में दे रखी है। और इसलिए हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की विज्ञान, और कक्षा 8 की विज्ञान के अंतर्गत जो तीसरा पार्ट, पहला और दूसरा हमने पूरा कर लिया था। उसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, और यदि दिक्कत नहीं है तो आप कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। और आज हम पढ़ने जाएंगे तीसरा अध्याय, कक्षा 8वीं का जो थर्ड चैप्टर है या तीसरा अध्याय है प्रिय विद्यार्थी, वो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। क्या है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे फाइबर या रेशा, रेशे किसे कहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये रेशे हैं। और फिर रेशों के जो टाइप हैं, और रेशों के टाइप में से जैसे 2 प्रकार के रेशे, और रेशों के टाइप के अलावा हम बात करेंगे रेशों के उदाहरण, फाइबर्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। और उसके साथ साथ में पॉलीमर या बहुलक है, उसकी भी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और उसके अलावा जो इन रेशों से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। आप देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, जितना भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी कपड़े से रिलेटेड है, चाहे वो दरिया हो, चाहे वो सॉक्स हो, चाहे वो कैप हो, चाहे वो कपड़े हो, ठीक है ना। और उसके अलावा चाहे वो गर्मी वाले ग्रीष्मकालीन जो ठंडे सूती के कॉटन पहनते हैं, या शीतकाल में जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वो सारे के सारे क्या है, फाइबर्स या रेशे हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कपड़े हैं, क्लोथ, जो विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं। आपने पुराने समय में एक सुना होगा शब्द पॉलिस्टर, ठीक है, आज भी प्रचलित है। लेकिन पुराने जमाने में अपने यहाँ बेसिक बात करें तो यहाँ पॉलिस्टर का ज्यादा कपड़ा चलता था, और कॉटन था वो ज्यादा महंगा था। ठीक है। और स्पेशली कॉटन जो हमारे पुराने या बुजुर्ग लोग जो लुंगी पहनते थे या टेवटा जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत, या वो जो टेवटा है या लुंगी है वो इस कॉटन का ज्यादातर पहनते, जिसे हम लट्ठे का पेटा भी बोलते थे। ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार हम इस अध्याय में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आपने वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना है। शेयर करने का मतलब है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी तक पहुंचाएं, कि निःशुल्क शिक्षण प्रणाली का फायदा लेकर के अधिक से अधिक विद्यार्थी सफल हो, इसी आशा के साथ में हम आपको आग्रह कर रहे हैं बार बार। दूसरी बात है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं या जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है। हाँ, और आइए हम चलते हैं इस अध्याय की ओर, और अध्याय में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है प्रिय विद्यार्थियों दे रखा संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है। हम कई बार पढ़ते पढ़ते इस कदर आगे निकल जाते हैं कि हमारा जो बेसिक टॉपिक है उस टॉपिक का भी हमें अता पता नहीं होता। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इस क्लास के माध्यम से हम सारी चीजें जीरो से अर्थ से या फर्स्ट से अर्थ तक पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, जीरो से अंत तक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो है रेशा। क्या है? रेशा। हमारा जो टॉपिक है वो है रेशा, जिसको हम इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थी क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए, हमारे जहन में ये उतरनी चाहिए कि रेशा होता क्या है। तो मैंने पहले भी कहा, थोड़े बहुत बेसिकली बता दिया था। मैंने कहा जितनी भी चीजें दैनिक जीवन में उपयोगी है, कपड़े से रिलेटेड, चाहे वो स्वेटर हो, चाहे वो पैंट शर्ट हो, चाहे वो टोपी हो, चाहे आपके स्वेटर हो, और उसके अलावा दरिया हैं, कंबल से, बहुत सारी चीजें ऐसी है, रस्से हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी किसी न किसी वस्तु से बनी है, और उस वस्तु का नाम है फाइबर या रेशा। यानी ये सारी चीजें रेशे से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे। रेशा है वो, रेशा मूल रूप से प्रिय विद्यार्थी वो 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। ठीक है ना। रेशे के कितने प्रकार होते हैं?
मूलतः रेशा दो प्रकार का होता है या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है वह है प्रिय विद्यार्थियों प्राकृतिक रेशा। क्या है? प्राकृतिक रेशा। और दूसरा है वो है कृत्रिम रेशा। अब प्राकृतिक रेशे की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो प्राकृतिक रेशे में कृत्रिम प्राकृतिक रेशे में जितने भी प्रकृति से प्रदत्त यानी प्रकृति से जितने भी सीधे के सीधे प्राप्त होते हैं उसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में काम लेते हैं या उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारे सारे ट्रेड या वो सारे फाइबर्स क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक रेशे कहलाएंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों जो कृत्रिम रेशे है, ये कृत्रिम रेशे हैं, ये बहुत सारी यूनिट्स बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, यानी कृत्रिम रेशे जितने भी है वो एक किसी पदार्थ से मिलकर के नहीं बने होते, ये बहुत सारी छोटे छोटे पदार्थों की छोटी छोटी यूनिटें मिलती है और मिलने के बाद में पॉलीमर यानी बहुलक बनाती है। और वो बहुलक ही क्या है? वो सिंथेटिक या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। ठीक है, और तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों फाइबर्स या रेशे के बारे में। तो क्या कहेंगे इसकी परिभाषा में? यानी रेशा एक पतला धागेनुमा, रेशा एक पतला धागेनुमा पदार्थ होता है। रेशा क्या होता है? रेशा एक पतला धागेनुमा क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? पदार्थ होता है, और जिसे हम क्या कहेंगे? रेशा कहते हैं। तो क्या कहेंगे? रेशा है वो एक पतला और धागेनुमा क्या है? पदार्थ है, जिसे हम रेशा या फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशा या फाइबर कहते हैं। अब ध्यान देना, रेशे से मैंने कहा कई प्रकार के उत्पाद है वो बनाए जाते हैं जिसका दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो रेशे हैं रेशों से कई प्रकार के उत्पाद हैं बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी रेशे से कई प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, उन उत्पादों की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो है वो है जैसे कपड़े। ठीक है, कपड़ों के अलावा दरिया, फिर हम बात करेंगे रस्सियों की। तो ये सारे पदार्थ प्रिय विद्यार्थियों किससे बनाए जाते हैं? ये सारे पदार्थ बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं फाइबर्स या रेशे से। किससे बनाए जाते हैं? फाइबर्स व रेशे से बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आदि। ठीक है, दरिया आदि। अब हम बात करेंगे रेशों के प्रकार के बारे में प्रिय विद्यार्थियों। रेशों के प्रकार की हम बात करें, रेशों के प्रकार की बात करें या हम यूं कहें कि टाइप्स ऑफ फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर के फाइबर्स। ठीक है, रेशों के प्रकार की बात करें तो रेशे है मूल रूप से, मैंने पहले भी बताया कि रेशे मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो जो हमें प्रकृति से सीधा सीधा प्राप्त होता है और उसमें ज्यादा कुछ फेरबदल न करके हम क्या करते हैं उसका उपयोग लेते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, और एक वे रेशा जो अलग अलग छोटी छोटी यूनिटों से या एकलक इकाइयों से मिलकर के बना होता है, और एकलक इकाइयां बहुत सारी मिलकर के बहुलक का निर्माण करती है, और वो बहुलक है वो हमारा क्या है? सिंथेटिक फाइबर से या सिंथेटिक या मानव निर्मित या कृत्रिम क्या है? रेशा है। ठीक है, तो हम आइए बात करते हैं क्या मूलत रेशे दो प्रकार के होते हैं। मूलत रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब ध्यान देने ये बात है कि आपके परीक्षा वाला प्रश्न यहाँ कैसे पूछ सकता है? प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि रेशा क्या है, रेशा किसे कहते हैं, और रेशे से आप क्या समझते हैं? तीनों का ही मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ फाइबर। ठीक है, यानी रेशे का क्या है आप परिभाषा लिखोगे वो तीनों का तीनों इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी विज्ञान की बात करो तो विज्ञान उदाहरण सहित डेफिनेशन को वेरीफाई करती है या सत्य मानती है। जब भी किसी भी
पदार्थ की या किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन या परिभाषा लिखते हो तो उसमें एग्जाम्पल सहित जरूर बताए, ताकि वो आपका क्वेश्चन है वो ट्रूथ माना जाएगा, नहीं तो क्या है रटाफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों रेसों की। तो मूलत रेसे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है ए है टाइप, टाइप ए है वो है प्राकृतिक रेशा। क्या है प्रिय विद्यार्थियों? वो है प्राकृतिक रेशा, जिसको हम कह सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, क्या कह सकते हैं? नेचुरल नेचुरल फाइबर्स या नेचुरल फाइबर। ठीक है, और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या है? वह है, इसको हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं, और कृत्रिम के साथ साथ में क्या कहते हैं? मानव निर्मित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित। और मानव निर्मित के साथ साथ में इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? इसको बोल सकते हैं हम सिंथेटिक रेशा। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम रेशा कहो या मानव निर्मित रेशा कहो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ, कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा एक ही बात है। ठीक है, अब हम इसको इंग्लिश में प्रिय विद्यार्थियों कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम अंग्रेजी में बात करें तो ये इसको हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, यानी कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य ये बात है प्रिय विद्यार्थियों की प्राकृतिक रेशे जितने हैं वो सारे सारे प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, और उसमें ज्यादा हेराफेरी न करते हुए सीधे के सीधे मनुष्य या मानव जीवन के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो उदाहरण के तौर पर क्या है? उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे तो आपने कपास को देखा होगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा होगा, राजस्थान की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, नए क्षेत्र जहाँ कपास है वो ज्यादा होता है। और उसके अलावा गुजरात है, कर्नाटका है, और यहाँ कहीं जाओगे तो आप बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखोगे। ठीक है, हाँ, तो ये कपास है, और कपास में विभिन्न प्रकार की किस्में आती है। जैसे यहाँ बीकानेर की बात करें नहरी क्षेत्र में, तो यहाँ नरमा क्या है? एक प्रकार से कपास की क्या है? किस्म है या वेराइटी है। तो कपास के साथ साथ में हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो जूट जूट एक वनस्पति है, उससे प्राप्त रेशा होता था। जूट है, कपास है, और उसके साथ साथ में हम आगे बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो है रेशम। क्या है? रेशम। और रेशम आपको पता है, रेशम विभिन्न प्रकार के वनस्पति से भी प्राप्त होता है, और एक जीव है रेशम कीट, उस रेशम कीट से भी विभिन्न प्रकार का रेशम है वो प्राप्त किया जाता है। वो रेशम कीट से कैसे? वो एक शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रेशम कीट है वो कहाँ पाया जाता है? तो है शहतूत के पेड़ पर। शहतूत के पत्तों में जो सेलुलोज है, उस सेलुलोज का क्या करते हैं? रेशम के जो सेलुलोज से कुछ रेशम का निर्माण करता है, और ये रेशम है बहुत महंगे दामों में बिकता है। यानी बहुत कीमती और चमकीली जो वस्तुएं हैं धागे से रिलेटेड या कपड़े से रिलेटेड, वो कपड़े सारे सारे किससे बनते हैं? इस रेशम से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जैसे जनरली हम बात करें तो हम सारे विद्यार्थी, और मैं यहाँ तक मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो ऊन है, आपने देखा हो यहाँ भेड़ बकरी पालन तो करते हैं, तो भेड़ों से प्राप्त होने वाले जो ऊन है प्रिय विद्यार्थियों, ये ऊन भी क्या है? ये प्राकृतिक रेशे का एक सुदृढ़ उदाहरण है। क्या है? ऊन है। यानी ऊन आपने देखा होगा सर्दी में जितनी भी जैसे टोपियां हो, सॉक्स हो, स्वेटर्स हो, ठीक है, जैकेट हो, वो सारे भेड़ों की ऊन से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति या जो भी लोग किसान भेड़ें पालते हैं, तो भेड़ों को उसके बाल, शरीर से बाल हटाने से पहले या भेड़ों की कटिंग से, बालों से यहाँ रिलेटेड है, तो कटिंग से पहले उस भेड़ों को धोया जाता है बहुत, या कोई तालाब या किसी बर्तन में डुबो कर। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर जनरली जो गंदगी है भेड़ों की, वो या ऊन पर लगी गंदगी है, अपशिष्ट है, वो सारे हट जाता है, और जिसकी वजह से जो आपकी ऊन है, किसान की ऊन है, या भेड़ों से प्राप्त जो किसान का जो ऊन है,
वो सारी सारी उच्च दामों में बिकती है, इसलिए क्वालिटी बढ़ाने के लिए वो सारा सारा करते हैं। ठीक है, तो ये कपास, जूट, रेशम, ऊन है, ये आदि है प्रिय विद्यार्थी। ये क्या है, ये एक प्राकृतिक रेशे का उदाहरण है। ठीक है, और दूसरी बात करें हम कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा। ठीक है, और इसको संश्लेषित रेशा या सिंथेटिक रेशा भी बोला जाता है। हिंदी में इसको संश्लेषित कहेंगे और इंग्लिश में हम इसको सिंथेटिक रेशा भी, सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक की बात करें, जो सिंथेटिक है बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों, यानी बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बहुत बड़ी इकाई बनती है, और बहुत बड़ी इकाई है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये पॉलीमर है, जो सिंथेटिक रेशे जितने भी है या सिंथेटिक फाइबर है, वो सारा सारा पॉलीमर का क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसमें उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो है रेयन। क्या है, रेयन। और उसके अलावा है, रेयन के अलावा है प्रिय विद्यार्थी वो है नायलॉन, और नायलॉन के अलावा है सैम्पॉन। बहुत सारे ऐसे ऐसी वेराइटियां यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, और पॉलिस्टर है, आपने देखा होगा प्राचीन समय में ज्यादातर यहाँ पॉलिस्टर कपड़ा सस्ता होने की वजह से ज्यादा चलन में था, और पॉलिस्टर है वो शरीर को खा जाता था। यानी आज भी आप पॉलिस्टर कपड़ा बाजार से खरीदोगे तो ग्रीष्म काल में इसको नहीं पहन सकते। ठीक है, या आपके शरीर पर बहुत बड़ी फुंसियां पैदा कर सकता है। ठीक है, और पॉलिस्टर के साथ साथ में है प्रिय विद्यार्थियों, वो है क्या है, वो है एक्रेलिक। क्या है, एक्रेलिक। आदि शैम्पून वगैरह से बहुत सारे रेशों के जो प्रकार है वो आते हैं, और वो सारे सारे क्या है विद्यार्थियों, वो सारे के सारे जो रेशे या फाइबर्स हैं वो सिंथेटिक या मानव निर्मित या कृत्रिम रेशों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब ध्यान दीजिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि रेशों के प्रकार कितने हैं, उन्हें उदाहरण सहित बताइए। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशों की परिभाषा में आप लिखना चाहो तो वे रेशे जो प्रकृति से सीधे प्राप्त या प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उन्हें सीधे, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल न करते हुए सीधे मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोगी बनाता है, तो उसको हम कहेंगे प्राकृतिक रेशे। और सिंथेटिक रेशे हैं, ये सिंथेटिक रेशे के विद्यार्थियों क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स या छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के बहुत बड़ी इकाई बनाती है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये आप इसको डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहो तो ये मानव निर्मित रेशे हैं। ठीक है, और मानव निर्मित रेशे हैं ये ज्यादा, आप परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इन दोनों में से प्राकृतिक रेशों और कृत्रिम रेशों में सबसे ज्यादा मजबूत रेशा है वो कौन सा है। तो हम आप बताएंगे कि जो संश्लेषित रेशा है या मानव निर्मित या कृत्रिम रेशा है वो सर्वाधिक मजबूत या सुदृढ़ रेशों की श्रेणी में आता है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी भारी वस्तुओं, मशीनें वगैरह आदि को जो बांधा जाता है या एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसको बांध करके किसी साधन के माध्यम से, तो उनमें ज्यादातर नायलॉन की रस्सियां हैं उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नायलॉन जो है 66 इसे विभिन्न प्रकार के मजबूत रस्से बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रिय विद्यार्थियों आपके उन सामान की सुरक्षा करने में एक आधार साबित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक शब्द आया था हमारा रेशम। क्या शब्द आया था, रेशम। ठीक है, सिल्क। अब ध्यान देना, पिछली जो 7वीं की कक्षा है, 7वीं की कक्षा में रेशम कीट के बारे में आपने पढ़ा होगा। रेशम कीट का वैसे ये रेशम है ये एक कीट से प्राप्त होता है। किस कीट से, जिसका नाम जूलॉजिकल नाम है वो है बॉम्बिक्स मोराई। क्या है, इस रेशम कीट का नाम है जूलॉजिकल, वो है बॉम्बिक्स मोराई। ऐसा माना जाता है, प्राचीन धारणाओं या प्राचीन अभिलेखों के आधार पर ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों, या प्राचीन इतिहास के हिसाब से ऐसा माना जाता है ये जो रेशम कीट है सॉरी, ये जो रेशम कीट है, ये रेशम कीट सर्वप्रथम चीन में पाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो रेशम कीट की खोज हुई थी ये किस कहाँ हुई थी, ये खोज हुई थी, वो हुई थी चीन में। ठीक है, अब आगे ये भी धारणा है कि
प्राचीन समय में ज्यादातर ये डिजिटल युग नहीं था। आज तो डिजिटल युग में या बैठे बैठे अपने सारी चीजें, किसी प्रकार की चीज का प्रचार प्रसार आप दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो, ठीक है ना। हाँ, लेकिन प्राचीन समय में इतने कागज विकसित नहीं थे, इतने टेक्नोलॉजी हावी नहीं थी, और ज्यादातर जो लिखते थे वो ताम्र पत्र या पत्रों पर सारी चीजें लिखते थे। लेकिन उस समय विभिन्न धर्मों के जो भिक्षु है वो अलग अलग अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों और प्रदेशों में प्रचार प्रसार करते थे। माना ऐसा जाता है कि भारत में जो बौद्ध धर्म उस समय तत्कालीन बौद्ध धर्म बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया में था, और बौद्ध भिक्षु एक ऐसा माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु इंडिया से चाइना गए थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार में, और वहां जाकर के देखा तो चाइना वाले लोग, आपको पता है आज भी टेक्नोलॉजी चाइना में ज्यादा हावी है, जितने घरों में डेकोरेशन वगैरह आप देख रहे हो, चमक दमक, ये सारी चाइना की देन है, ठीक है। तो चाइना में विभिन्न प्रकार यानी कीटों से कुछ रेशम उत्पन्न किया जाता है, और उस रेशम से बहुत ज्यादा उपयोगी सुंदर वस्तुओं का निर्माण होता था। इन भिक्षुओं ने देखा कि ये कला जो हमारे देश में आज तक देखने लायक नहीं है, यानी कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, तो क्यों ना हम इसको यहाँ से इंडिया ले जाएं। तो कहते हैं कि ये जो बौद्ध भिक्षु है प्रिय विद्यार्थी, कौन? बौद्ध भिक्षु। ये बौद्ध भिक्षु क्या, ये जो बौद्ध भिक्षु है प्रिय विद्यार्थियों, इन बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया, इस रेशम पेड़ को चुराया, और चुरा करके बांस की लकड़ी में, ऐसा माना जाता है कि बांस की लकड़ियों के बीच में छुपा करके इसको चाइना से इंडिया लेकर के आए, और इंडिया ले आने के बाद में धीरे धीरे ये जो है रेशम है, ये धीरे धीरे दुनिया के विभिन्न देशों में प्रसारित हो गया। और उससे पहले परीक्षा में प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम रेशम की खोज है वो कहाँ हुई थी, तो आप देखोगे चाइना में, और इंडिया में लाने का श्रेय है वो बौद्ध भिक्षुओं को जाता है। किसको जाता है? बौद्ध भिक्षुओं को जाता है। और बौद्ध भिक्षु वहां बांस की लकड़ी के बीच में इसको छुपा करके लाए थे, किसको? रेशम को। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और इसका परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जो रेशम प्राप्त होता है, ये रेशम क्या है? तो रेशम एक क्या है प्रिय विद्यार्थियों? प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक फाइबर की है। और उसके साथ साथ में प्रिय विद्यार्थियों पूछा जाएगा परीक्षा में कि रेशम कीट का जूलॉजिकल नाम क्या है? तो जूलॉजिकल नाम है वो बोम्बिक्स मोराई है। जूलॉजिकल नाम लिखते टाइम आगे हम टॉपिक में चर्चा करेंगे, लिखेंगे तो एक तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, दूसरी बात है यदि हिंदी में लिखो तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करेंगे प्रत्येक शब्द को। पहला है वो वंश का, दूसरा नाम है वो जाति का, ठीक है। बोम्बिक्स इसका वंश है और मोराई इसकी स्पीसीज या जाति है। तो इसका जो जूलॉजिकल नाम है वो है बोम्बिक्स मोराई, किसका? रेशम कीट का। तो ये भी एक आधा प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक शब्द है, वो शब्द आया था प्रिय विद्यार्थियों, हम इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं। दूसरा है शब्द, वो शब्द था हमारा कि पॉलीमर, ठीक है। हम रेशों की बात कर रहे थे, प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, उसका सीधे तौर पर हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। दूसरा है वो था सिंथेटिक रेशा या सिंथेटिक फाइबर या कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा, ठीक है। तो उसमें एक शब्द आया था प्रिय विद्यार्थियों, शब्द क्या था? शब्द था बहुलक। क्या था? बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहा जाता है, ध्यान रखना। ये जो बहुलक शब्द है या पॉलीमर शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, ये पॉलीमर है, ये ग्रीक भाषा के, इसके ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, क्या है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो? आइए देखते हैं। एक है पोली, जिसका अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों बहुत सारी। पोली का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी या अधिक, ठीक है।
और दूसरा है मर, ठीक है, जिसका मतलब होता है इकाई। क्या होता है? इकाई या यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर या बहुलक है बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है, और बहुत सारी इकाइयां छोटी छोटी मिलती है तो एक बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करती है, और जिसको हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी संश्लेषित या सिंथेटिक रेशे हैं वो सारे के सारे क्या है? पॉलीमर या बहुलक है। और संश्लेषित रेशों की प्रकारों की हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो पिछली कक्षा या इससे पहले मैंने उदाहरण में बताया था, मैंने कहा रेयन है, नायलॉन है, और उसके अलावा एक्रेलिक है, और उसके अलावा पॉलिस्टर पॉलिस्टर है, शैम्पून है। इस प्रकार बहुत सारे जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स है। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और ये छोटी छोटी इकाइयां क्या होती हैं? छोटी छोटी इकाइयां प्रिय विद्यार्थियों बनती है तो क्या बनता है? एक बहुत बड़ी इकाई बनती है, और इस बहुत बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, और उसके अलावा हमने जैसे उदाहरण पढ़े थे प्राकृतिक रेशों के और सिंथेटिक रेशों के, तो कपास का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? कपास का। किसका नाम लिया था? कपास का। अब कपास का नाम लिया था, ये जो कपास है ये प्राकृतिक रेशों की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है, और यहाँ सिंथेटिक रेशों की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये है कपास है बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो पॉलीमर है तो निश्चित रूप से ये सिंथेटिक के सिद्धांतों को भी फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो कपास है क्या है? कपास है। ये कपास किससे बना होता है? कपास बना होता है वो होता है सेलुलोज। वास्तव में कपास क्या होता है? सेलुलोज की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां होती है। ये जो सेलुलोज है ये क्या होता है? ये ग्लूकोज की इसकी ग्लूकोज की प्रिय विद्यार्थी, ग्लूकोज जो शर्करा होती है ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयां, और इसी को हम कहते हैं, मैंने कहा बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करती है, तो उसको हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो कपास है ये प्राकृतिक पॉलीमर। क्या है? प्राकृतिक पॉलीमर माना जाता है। क्यों? क्योंकि कपास का वास्तव में देखा जाए तो वो सेलुलोज से निर्मित है, और सेलुलोज की बात करें तो वास्तव में ये क्या है? ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिटों से मिलकर के बना है। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉलीमर, प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं। परीक्षा वाला प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से नेचुरल या प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, लिखोगे सीधा कपास। क्या लिखोगे? कपास लिखोगे। ठीक है, अब आपकी किताब में इसके अलावा क्या दे रखा है? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और तो पॉलीमर की जो परिभाषा प्रिय विद्यार्थियों पॉलीमर या बहुलक की, तो उस परिभाषा के अंतर्गत आप लिखोगे। क्या लिखोगे? परिभाषा हम लिखते हैं। छोटे 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 रासायनिक पदार्थ या रासायनिक इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं। छोटी छोटी इकाइयां या छोटे छोटे पदार्थ, रासायनिक पदार्थ मिलकर के एक बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, और ये बहुत बड़ी इकाई क्या कहलाती है? ये कहलाती है कि बहुत बड़ी इकाई है बहुलक कहलाती है। क्या कहलाती है? ये बहुलक कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, इंग्लिश में हम लिखो तो उसको हम लिखेंगे पॉलीमर। क्या लिखेंगे? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है?
और स्पेशली देखा जाए तो जो ये पॉलीमर होता है बहुत सारी इकाइयों के दौरान से होता है। स्पेशली हम बात करेंगे पॉलीमर की, तो बहुत सारी इकाइयों के दौरान से होता है, बहुत सारी इकाइयों के दौरान से होता है किसका निर्माण, पॉलीमर या बहुलक का निर्माण। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बहुलक प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। बहुलक है वो प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, और वो है उदाहरण के तौर पर कपास। क्या है, कपास। और आगे लिखोगे कपास है क्या, जो कपास है वो विभिन्न प्रकार की क्या है, सेलुलोज की यूनिट से मिलकर के बना होता है। किसकी यूनिट से, सेलुलोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। ये जो सेलुलोज है ये ग्लूकोज की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है। किसकी, ग्लूकोज की इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कपास है वो एक प्रकार का प्राकृतिक क्या है, बहुलक है। स्टार लगा करके लिखना, स्टार लगाकर क्या लिखोगे, कपास एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, कपास एक नेचुरल पॉलीमर की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेकर के ऐसे पूछा जाए कि प्राकृतिक या नेचुरल जो पॉलीमर है उसका उदाहरण बताइए, या नेचुरल पॉलीमर है वो किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों नाम आता है क्या, जो सिंथेटिक रेसे थे उसमें क्या नाम आया था, एक नाम आया था रेयन। क्या आया था, रेयन। अब ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि जो रेयन है आपका, ये प्रथम संश्लेषित आंशिक क्या है, आंशिक रेशा है। यानी ये जो रेयन है ये संश्लेषित रेशा, सर्वप्रथम रेयन की खोज हुई थी, लेकिन इसको आंशिक संश्लेषित रेशा माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रथम आंशिक संश्लेषित रेशा है। क्या है विद्यार्थियों, संश्लेषित रेशा है। तो दिमाग में सवाल आता है, क्या होता है कि प्रथम पूर्णतः सिंथेटिक जो फाइबर्स है वो कौन सा है। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं, जो नायलॉन है, क्या है, नायलॉन है, ये पूर्णतः प्रथम संश्लेषित रेशा है, पूर्णतः प्रथम संश्लेषित रेशा है क्या, नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन है ये पूर्णतः प्रथम संश्लेषित रेशे की श्रेणी में आता है। मैंने पहले ही बताया जितने भी संश्लेषित रेशे हैं ये प्राकृतिक रेशों की बजाय क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए लोहे की वस्तुओं या भारी वजन वाली वस्तुओं को कुओं से बाहर निकालने के लिए जो मोटरें होती है उसमें भी रेशा है नायलॉन का काम लिया जाता है। बहुत बड़े बड़े जो मेटल्स चीजें होती है, धातुओं से निर्मित चीजें होती है, उन धातुओं की निर्मित चीजों को परिवहन करते हैं या ट्रक के माध्यम से, तो उन्हें बांधने के लिए भी इस नायलॉन 66 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों में रेयन पढ़ेंगे, और रेयन के बाद में नायलॉन पढ़ेंगे, और नायलॉन के बाद में क्या पढ़ेंगे, नायलॉन के बाद पॉलिस्टर और एक्रेलिक, उन सभी को पढ़ेंगे। और दूसरा है प्रिय विद्यार्थी एक शब्द है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक क्या है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है यानी बहुलक है। और ये प्लास्टिक की एक खास बात या खास विशेषता ये होती है
कि इस प्लास्टिक को किसी भी सांचे में डालना चाहो, किसी भी आकार तरह का आकार देना चाहो तो ये आसानी से उसका आकार ले लेता है। जिस सांचे में जैसा डालोगे, जैसे कुर्सियां बनती है प्लास्टिक की, आपने देखा होगा, सोफे भी बनते हैं, कुछ कुछ बेड्स बनते हैं, कुछ टेबल्स बनती है, डाइनिंग टेबल बनती है, टी टेबल बनती है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के जो चीजें आप देख रहे हो, यानी कह सकते हैं कि प्लास्टिक है, ये भी एक पॉलीमर या बहुलक है, सिंथेटिक, और इसको भी विभिन्न प्रकार के सांचों में आसानी से डाल करके मन चाहा आकार प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में आप देखोगे तो प्लास्टिक के बहुत ज्यादा हावी है। जनरली आप मार्केट में देखोगे, हमारे घरों में भी यहाँ तक देखोगे कि तो रसोई में सबसे ज्यादा आपको प्लास्टिक के बर्तन नजर आएंगे, क्योंकि प्लास्टिक एक फैशन बन गया है। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। जो प्लास्टिक है प्रिय विद्यार्थियों, ये प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा हानिकारक या नुकसानदायक है, और इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां वगैरह उत्पन्न होती है। स्पेशली यहाँ देखा जाए तो ऐसे बर्तनों में, प्लास्टिक बर्तनों में भोजन का सेवन करने से या ज्यादा देर तक रखे पदार्थों को खाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती है। तो ये था हमारा आज का 8वीं का जो तीसरा चैप्टर है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, नहीं तो इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। शेयर क्यों करें, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने में मदद मिलेगी, और जितने ज्यादा बच्चे संख्या में जुड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और नई ऊर्जा के साथ हम उनको पढ़ा पाएंगे, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक सूचना, हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और आप इस नेशनल शिक्षण प्रणाली से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस आशा और शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।